दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विदेश ज्ञान विद अभिलाष गौड़। आज हम जानेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि उसके पारित करने के क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार क्या है, परिवर्तन का संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार और परिवर्तन का संक्षेप में जो भी वर्णन होगा उसके बारे में आज हम पूरा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। आइए जुड़े रहिए मेरे साथ में। आगे बढ़ते हैं, बिना समय को खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार को मानव अधिकारों की संज्ञा दी गई है। एक केस है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1967 SC 1643 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानव अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत स्वतंत्रता आंदोलन है। संविधान में इन्हें स्थान देने का प्रमुख उद्देश्य भारत में आज़ादी का वटवृक्ष विकसित करना है। मूल अधिकारों से व्यक्ति के सम्मान का संरक्षण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव अधिकारों का संरक्षण करने के साथ साथ मानव संरक्षण आयोगों के माध्यम से पीड़ित नागरिकों को न्याय दिलाना है। इस अधिनियम के प्रारंभ में कहा गया है कि यह अधिनियम मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्यों में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम के उद्देश्य हैं मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना, केंद्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करना, राज्यों में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना करना। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं परिवर्तन क्या है उसके बारे में जानते हैं। इस अधिनियम को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से संबोधित किया गया है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम को 28 सितंबर 1993 से लागू किया गया है। इसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई है। आगे जानते हैं इसके बारे में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1) के अनुसार मानव अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, प्राण, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों में शामिल है और भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते हैं। मानव अधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलने चाहिए क्योंकि वह मनुष्य है। सामान्यतः अधिकारों की यह परिभाषा दी जा सकती है कि ये वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित हैं तथा जिसके बिना हम मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकते। मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं हमें अपने मानवीय गुणों का विकास एवं आध्यात्मिक एवं अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक होती है। आज मानव अधिकारों की परिभाषा अत्यंत व्यापक हो गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धाओं, अभिसमयों में शामिल तथा भारतीय संविधानों में प्रदत्त मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। मूल अधिकार व्यक्ति की गरिमा तथा उसके सम्मानपूर्वक जीवन यापन का समर्थन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित विभिन्न अधिकार मानवाधिकार का ही रूप है, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार आदि सब मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं, शामिल किए जाते हैं। अब मानव अधिकार की परिधि में विभिन्न स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है।
भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पेशा, व्यवसाय, वाणिज्य तथा व्यावसायिक व्यापार की स्वतंत्रता, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सेवा में बने रहने का अधिकार, स्वस्थ और शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार आदि को मानव अधिकार में शामिल किए गया है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को रिट याचिकाएं जारी करने का अधिकार दिया गया है। फलस्वरूप ये न्यायालय मानव अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रक्षालेख जारी करते हैं। मानव अधिकार न्यायालय, अब जो मानव अधिकार के लिए नियम बनाए गए हैं उसके लिए न्यायालयों की भी स्थापना की गई है। उन न्यायालयों की स्थापना किस प्रकार की गई है उसके बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं। मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, धारा 30 के अनुसार मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न मामलों से संबंधित विचारण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्धारित कर सकती है। ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सहमति प्राप्त करनी होगी। इन न्यायालयों को मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों का विचारण करना होगा। स्मरणीय है कि यदि नंबर 1 पॉइंट क्या है, किसी सेशन न्यायालय को पहले से ही मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के लिए घोषित कर रखा है, या सेकंड पॉइंट है मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के लिए पहले से ही विशेष न्यायालय गठित है, तो इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे। अर्थात राज्य सरकार के लिए अधिसूचना जारी कर ऐसे न्यायालय को घोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पहले से कोई ऐसा न्यायालय घोषित है जो मानवाधिकार के लिए सुनवाई करता है तो इस प्रकार के न्यायालय की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। धारा 30 से स्पष्ट है कि प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय होना चाहिए। अर्थात ऐसा न्यायालय अलग से विशेष न्यायालय हो सकता है या सेशन न्यायालय को ही मानवाधिकार न्यायालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार न्यायालयों में राज्य की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए धारा 31 में विशेष अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है। उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या बिंदु हैं, उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, किसी अधिवक्ता को लोक अभियोजक के रूप में घोषित किया जा सकता है या कर सकती है। कोई भी अधिवक्ता है, कोई भी अर्थात वकील है, उसे लोक अभियोजक के रूप में घोषित कर सकती है राज्य सरकार। सेकंड पॉइंट है, किसी अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है। अतः एक अभियोजक होता है तथा एक विशेष लोक अभियोजक होता है। 2 की नियुक्ति राज्य सरकार जब चाहे जब कर सकती है। लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसा अधिवक्ता योग्य होगा जिसे कम से कम 7 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो। कह सकते हैं लोक अभियोजक की जो नियुक्ति करेगा उससे के लिए जो वकील चुना जाएगा उस वकील के लिए कम से कम 7 वर्ष का वकालत करते हुए 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना एवं कार्य। राज्य मानव अधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना क्या है, उसके क्या क्या कार्य हैं, उनके बारे में हम बिना समय को खराब करते हुए पढ़ते हैं। धारा 21 के अनुसार नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, राज्य सरकार एक संगठन का गठन कर सकती है जिसे राज्य का नाम मानव अधिकार आयोग के नाम से संबोधित किया जाएगा। यह आयोग अध्याय 5 में उपबंधित कार्यों एवं शक्तियों का पालन करेगा। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश जो राज्य का आयोग बनेगा उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग। इस प्रकार से उसका नाम निर्धारित किया जाएगा। या अदर कोई स्टेट है, दूसरा कोई राज्य है तो उस स्टेट के लिए उस स्टेट का नाम सम्मिलित किया जाएगा। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली मानव अधिकार, केरल है तो केरल मानव अधिकार आयोग, मतलब राज्य का नाम और प्लस मानव अधिकार आयोग, इस तरीके से उसके नाम को प्रस्तावित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा। राज्य आयोग जो बनेगा
उसके लिए कि कौन कौन व्यक्ति चाहिए, कौन कौन सदस्य होंगे उसके, या कौन कौन क्या रहेंगे उसके बारे में जानते हैं। एक अध्यक्ष रहेगा उसमें, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। वही व्यक्ति अध्यक्ष बनने के लिए काबिल होगा जो किसी राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अगला है एक सदस्य बनेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, मतलब हाई कोर्ट का एडवोकेट लॉयर हो हाई कोर्ट का, या लॉयर हो या रह चुका हो पूर्व में, वह व्यक्ति सदस्य बनने के योग्य होता है। एक सदस्य और नियुक्त किया जाता है, उसकी क्या योग्यता होती है उसके बारे में भी जानते हैं। एक सदस्य जो उस राज्य के किसी जिले का जिला न्यायाधीश हो या रह चुका हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए जो दूसरा सदस्य चुना जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह चुका हो, वह व्यक्ति दूसरा सदस्य बनने योग्य होता है, बन सकता है। दो सदस्य और चुने जाते हैं। दो सदस्य उन व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो। इसमें कुल मिला के 5 सदस्यों की एक कमेटी तैयार करी जाती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जानते हैं 3 नंबर पॉइंट के बारे में। आयोग का एक सचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहला जाएगा। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएंगे, मतलब उसे जो ऐसे कार्य जो दिए जाएंगे वह उनका पालन करेगा और उन कर्तव्यों को पूरी तरीके से निभाएगा, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर घोषित किया जाए। जहाँ भी राज्य सरकार कहेगी वहाँ पे घोषणा करके वहीं पे उसका आयोग का मुख्यालय बना दिया जाएगा, मुख्यालय घोषित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है 5 नंबर। राज्य आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी ऐसी शिकायतों की जांच कर सकेगा जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 1 व 3rd सूची में वर्णित है। यह उपबंधित है कि राज्य आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं कर सकेगा जिसकी जांच पहले ही राष्ट्रीय आयोग या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य आयोग या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य आयोग द्वारा की जा चुकी है, मतलब या तो कोई अन्य आयोग कर रहा है या उसके द्वारा की जा चुकी है। तो ऐसी कोई भी जांच राज्य आयोग नहीं कर सकता है। राज्य आयोग के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में भी जानते हैं। राज्य आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी उन मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2nd व 3rd में वर्णित है, जैसे लोक व्यवस्था, उच्च न्यायालय, कारागार, सुधारालय, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, अस्पताल, कृषि, संचार, पशु अत्याचार निवारण, शक्ति के साधन, भूमि, राज्य लोक सेवाएं, राज्य की पेंशन, मनोरंजन, लोक ऋण, भू राजस्व, कर स्टाम्प शुल्क, दंड प्रक्रिया, न्याय प्रशासन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, व्यापार संघ, औद्योगिक विवाद, श्रम कल्याण, न्यास विधि, चिकित्सा एवं अन्य वृत्तियां, सामाजिक संस्थाएं, व्यापार एवं वाणिज्य, समाचार पत्र आदि ऐसे बहुत से कार्य हैं जो राज्य आयोग के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पे ये जो हमारा प्रश्न है वो समाप्त होता है। एक बार से आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और साथ में कमेंट भी किया करें। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए, इससे आप सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट किया करें। हम जल्दी से जल्द उस बिंदु से संबंधित आपको वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे तथा जल्द से जल्द आपको वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास किया करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।